वेलकम बैक बेटा। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि 16 नंबर क्वेश्चन से है। तो 16 नंबर क्वेश्चन से क्या क्या दिया गया है इसको, इस क्वेश्चन को देखा जाए। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर भी हम सबको लगभग पता ही होता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट, बेटा यहाँ पर क्या रहा है ये, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स। कौन सा एबेंडेंट प्रोटीन है। मोस्ट एबेंडेंट कहने का मतलब क्या हो गया, जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन हो, जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन वो भी क्या, एनिमल्स में। ये बड़ा ध्यान में रखना क्या है कि प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या होना चाहिए, अलग अलग है। तो जैसे अगर बायोस्फीयर की बात करेगा तो रुबिस्को आंसर हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रुबिस्को आंसर होगा। और अगर प्रोटीन एनिमल प्रोटीन की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कोलेजन प्रोटीन होगा। तो देखो ये कोलेजन प्रोटीन हो गया। जो लेसिथिन होगा, लेसिथिन ये फास्फोलिपिड है, मोस्ट एबेंडेंट लिपिड है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, मेरा क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन है किसमें, एनिमल्स में। मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। लेसिथिन क्या होता है, लेसिथिन क्या होता है, मोस्ट एबेंडेंट फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड या मोस्ट एबेंडेंट लिपिड अगर बोला जाएगा तो लेसिथिन। लेसिथिन कहाँ पाया जाता है, ये लेसिथिन इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल मेम्ब्रेन है उसका जो कंपोनेंट होगा वो किसका बना होगा, लेसिथिन। तो लेसिथिन भी फास्फोलिपिड है और फास्फोलिपिड का मतलब मोस्ट एबेंडेंट लिपिड। बेटा हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर प्रोटीन है तो वो कौन सा है, हीमोग्लोबिन, जो कहाँ पाया जाएगा, आरबीसी में पाया जाता है। बट बेटा एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि जैसे अगर हम लोग अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ पाया जाएगा, प्लाज्मा में, न कि आरबीसी में। और मैमल्स या किसी भी वर्टिब्रेट्स में क्या हो जाएगा, ये पाया जाएगा आरबीसी के अंदर। फिर इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन प्रोटीन है, बट ये सबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा, कोलेजन प्रोटीन होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा हम लोग कैरी करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज अ पेयर। तो बेटा उन्होंने 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था। किसको 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने सेलेक्ट किया था। तो जो 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था, 7 पेयर का मतलब कितने कैरेक्टर हो गए, अगर ये कहा जाए 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो जो 7 पेयर थे ये ट्रेट हैं, मतलब कि ये 14 है ये ट्रेट है। और कैरेक्टर कितने होंगे, 7। तो 7 कैरेक्टर था, बट कंट्रास्टिंग वर्ड कहने का मतलब कि अपोजिट कैरेक्टर। ठीक है, जो ट्रेट था वो 14 होगा, जो कैरेक्टर थे वो 7 थे। और इस मेंडल का कोई भी कैरेक्टर इन्होंने लीफ पर वर्क नहीं किया था। जब भी किया था स्टेम पर किया था। हम लोग ऐसे कह सकते हैं, स्टेम के साथ साथ किस पर वर्क किया था इन्होंने, पार्ट पर काम किया था, फ्लावर पर काम किया था, लेकिन कभी भी लीव्स पर इन्होंने कोई काम नहीं किया था। और मेंडल को जो रिगार्ड दिया गया था वो फादर ऑफ जेनेटिक्स का रिगार्ड दिया गया था। इसीलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने किस प्लांट पर काम किया था, पाइशम शडाइवम, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा पी प्लांट, गार्डन पी, शीड पी नहीं। शीड पी दूसरा होता है जिसका नाम है लेथाइरस ओडोरेटस, उस पर बेट्सन एंड पेनेट ने काम कर रखा था। तो आंसर बेटा इसका क्या हो जाएगा, 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब कौन सा, 14 ट्रेट। तो जो 14 ट्रेट थे वो इन्होंने सेलेक्ट कर रखा था। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 14 ट्रेट आंसर हो जाएगा। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज द फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट द। तो ओव्यूल देखो ये क्या हुआ, यहां पर एंटीपोडल सेल हो गए, यहाँ पर क्या हो गया, सिनर्जिड सेल्स हो गया और एग सेल हो गया, यहाँ पर सेंट्रल न्यूक्लियाई हो गया। फिर यहाँ पर ये क्या पा जाएंगे, ये इंटीग्यूमेंट हो गया। भाई यहाँ पर इंटीग्यूमेंट हुआ, यहाँ पर ये पार्ट हुआ क्या, आप जानते हैं
माइक्रोपाइल हो गया। माइक्रोपाइल के द्वारा वाटर की एंट्री होती है, ऑक्सीजन की एंट्री होती है और किसकी, पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। तो जब अगर हम लोग ओव्यूल की बात करेंगे तो माइक्रोपाइल के द्वारा, माइक्रोपाइल से एंट्री करेगा पॉलन ट्यूब। बट अगर यही हम लोग सीड की बात करें तो सीड में वाटर एंटर करेगा, सीड में ऑक्सीजन एंटर करेगा। तो ये इसका मतलब है कि जो माइक्रोपाइल है वो कहाँ पाया जाएगा, सीड में पाया जाएगा, ओव्यूल में पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ओव्यूल ही कन्वर्ट होता है किसमें, सीड में। राइट बेटा। अब ये हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा, न्यूक्लियस का हिस्सा हो जाएगा। फिर ये हिस्सा क्या हो जाएगा, हिलम का। तो ये फ्यूनिकल, मान लीजिए ये वाला हिस्सा, सॉरी ये हिस्सा हिलम का है और ये हिस्सा हो जाएगा फ्यूनिकल का। तो जो फ्यूनिकल है ये स्टॉक है। स्टॉक का मतलब कि जिससे ये अटैच होगा, जिस पार्ट से अटैच होगा उसको हाइलम या हिलम बोलते हैं। बेटा चलाजल एंड, ये वाला पूरा का पूरा देखो, ये न्यूक्लियस का पार्ट था, ये न्यूक्लियस का पार्ट था, यहाँ पर कौन सा एंड होगा, चलाजल एंड होगा। तो जो चलाजल एंड होगा वो माइक्रोपाइल के अपोजिट में होगा। तो जो माइक्रोपाइल के अपोजिट में एंड होगा वो चलाजल एंड होगा। तो ओव्यूल किससे अटैच्ड है, फ्यूनिकल से। फ्यूनिकल का मतलब कौन सा हिस्सा यहाँ पर आएगा, हाइलम का हिस्सा आएगा। तो आंसर बेटा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट वायराइड। बेटा वायराइड ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो, मिलना ही मिलना है, 2-3 बार आ चुका है मिनिमम। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे वायरस है, वायरस में क्या होता है, वायरस में दोनों चीज़ें पाई जाएंगी। क्या पाया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा और प्रोटीन पाया जाएगा। जेनेटिक मटेरियल बेटा न्यूक्लिक एसिड हो गया, और न्यूक्लिक एसिड इसमें आइदर डीएनए और आरएनए, सॉरी आरएनए। तो या तो इसमें क्या होगा, डीएनए होगा, या तो क्या होगा, या तो इसमें आरएनए होगा। कभी भी दोनों नहीं पाए जाएंगे। तो ये जो वायरस है इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन दोनों हो जाएगा। वायराइड में केवल जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन वो भी कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा, आरएनए। क्या नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा। इसका मतलब कि जो विराइड होता है या वायराइड होता है, वायराइड में हमेशा क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा और क्या नहीं पाया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होता है बट प्रोटीन कोट इसमें एब्सेंट होता है। बेटा इसको डिस्कवर्ड कर रखा था टीओ डाइनर ने, और ये आप जानते हैं कि जो प्रोटीन कोट होता है अगर नहीं है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन कोट नहीं है। दूसरा एक और आता है प्रियान। प्रियान क्या होता है, इसमें केवल और केवल इन्फेक्शियस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कोट ही होती है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन कोट ही होती है जो क्या होता है, प्रियान। तो प्रियान में एक छोटा सा वर्ड है, आपको याद रखना था कि प्रियान में प्रोटीन ही है जो इन्फेक्शियस है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है। क्योंकि हमें विराइड के बारे में पूछ रहा है, तो दे हैव अ फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, प्रोटीन कोट नहीं पाया जाएगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दे हैव डीएनए विथ प्रोटीन कोट, डीएनए बेटा होता नहीं है इसमें, यहाँ ये स्टेटमेंट गलत है। दे हैव फ्री डीएनए, ये भी गलत है। बेटा दे हैव आरएनए, ये सही है, बट विथ प्रोटीन कोट ये गलत हो गया। विथ गलत हो गया, क्या होना चाहिए था, विदाउट होना चाहिए था। तो ये हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, फर्स्ट आंसर को हम लोगों ने करेक्ट कर रखा। द नंबर ऑफ सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो बेटा आपको ये बताना है, सबसे पहला स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है कि ये फास्फोराइलेशन का क्या मतलब होता है। कौन सा, फास्फोराइलेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी की सिंथेसिस का मतलब किससे होना, देखो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के एटीपी बनाते हैं। और ये प्रोसेस कहलाता है क्या, फास्फोराइलेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज नोन एज द फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन में अब क्या हो जाएगा, फास्फोराइलेशन 2 टाइप से हो सकता है। एक क्या होगा भाई, एक होगा इनडायरेक्ट और दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट। जब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब साइकिल में बनेगा, जब डायरेक्ट का मतलब होता है साइकिल में जब बनेगा, तो साइकिल में जब बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन।
क्या बोलेंगे? सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बोलते हैं। जब ये इनडायरेक्ट बोलेंगे, इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे NADH बनना, NADH बनना, FADH बनना, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब इनडायरेक्ट फास्फोराइलेशन की कैटेगरी में आते हैं। इनडायरेक्ट फास्फोराइलेशन का मतलब ये ATP की सिंथेसिस वहाँ करेंगे जहाँ पर ETC होगा, मतलब ये ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने ATP को सिंथेसाइज करेंगे, मतलब वहाँ पर बनेगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हमें ये याद रखना पड़ेगा, क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल को हम लोग कौन सी साइकिल कहेंगे? क्रेब साइकिल कहेंगे। तो जो क्रेब साइकिल होता है, ये इसमें सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन केवल एक जगह होता है। अगर हम लोग सीक्वेंस की बात करें तो सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड का कन्वर्जन जो होगा वहाँ पर ATP की सिंथेसिस होती है, और केवल एक जगह ATP की सिंथेसिस होती है। अगर प्लांट है तो ATP है, एनिमल है तो GTP है, और केवल एक जगह होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये एक ही जगह होता है क्योंकि एक बार साइकिल पूछ रहा है, वन टर्न का मतलब एक बार साइकिल चलना। जैसे पहले क्या बना भाई? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, आप ध्यान से सुनिएगा, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, एसिटिल कोएंजाइम में मिलकर के क्या बनाया? सिट्रिक एसिड बनाया। सिट्रिक एसिड से क्या बनेगा? आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, सिस-एकार्निटिक एसिड बनेगा, या पहले सिस-एकार्निटिक एसिड बनेगा, फिर आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनेगा, सक्सिनिल कोएंजाइम में बनेगा सक्सिनिक एसिड। तो जब सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसी समय क्या हो जाएगा? ATP की सिंथेसिस होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 टर्म होगा, जिसको हम लोग कहेंगे, आंसर हो जाएगा 1। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द नाइट्रोजनेज इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट। बेटा यहाँ पर रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय द नाइट्रोजनेज एंजाइम, और याद रखना नाइट्रोजनेज एंजाइम। बेटा देखो, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कभी भी ना तो प्लांट कर सकता है और ना तो कोई एनिमल सेल कर सकता है, ना एनिमल कर सकता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन ना तो प्लांट कर सकता है, ना तो एनिमल कर सकता है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करेगा? जब भी करेगा प्रोकैरियोट्स करेगा, माइक्रोब्स करेंगे। इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है? इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जिसको कहते हैं हम लोग नाइट्रोजनेज एंजाइम। और नाइट्रोजनेज एंजाइम को मैंने बताया था कि ये नाइट्रोजनेज एंजाइम ये होते क्या हैं? ये आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन रिच प्रोटीन होता है। इसमें आयरन और मॉलिब्डेनम दोनों होता है। इसमें क्या पाया जाएगा? आयरन और मॉलिब्डेनम दोनों पाए जाएंगे। आयरन और मॉलिब्डेनम होने के कारण अब ये बाइंड किससे होता है? ये हमेशा याद रखना, इसका एक रिएक्शन है जिसको हम लोग कहेंगे 8N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन 8H2। ये यहाँ पर एंजाइम काम किया नाइट्रोजनेज, ये बनाएगा क्या? अब क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनेगा। अब बड़ा देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है या 8 प्रोटॉन है ना? यहाँ पर 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन यहाँ पर कितना है? 8 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 6। इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन बच रहा है, तो जो हाइड्रोजन बचेगा वो किस फॉर्म में जाएगा? H2 के फॉर्म में जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ यूज होगा 18 ADP, तो यहाँ पर ATP, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 16 ADP, ये कन्वर्ट हो जाएगा 16 ATP में। मतलब बेटा एक, मैं इस रिएक्शन को फिर से लिख के समझा दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। यहाँ पर 8N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 16 ADP, यहाँ से बना ये अमोनिया का मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन बन गया, यहाँ पर ATP था, ADP। यहाँ पर एंजाइम जो यूज हुआ नाइट्रोजनेज एंजाइम यूज हुआ। अल्टीमेटली बेटा यहाँ पर मुझे आपको ये बताना था, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए 8 ATP की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप ये देखो, यहाँ से अमोनिया बना और क्या बन गया? हाइड्रोजन बन गया। तो देखो नाइट्रेट एलॉन, नाइट्रेट नहीं बनना है, और
अमोनिया एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर ये बन जाता तो इसको क्या कर जाता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता, इसलिए ये नहीं बनेगा। अमोनिया एंड हाइड्रोजन, तो अमोनिया बना और क्या बना, हाइड्रोजन बना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका थर्ड, अमोनिया एलॉन। नहीं, तो आप ये आंसर आपका कट गया, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। और क्या अगर पूछा जाए और क्या बनेगा तो आप बता सकते हो एटीपी बनेगा, और सॉरी एडीपी बनेगा, क्योंकि एटीपी यहाँ खर्चा होता है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो आंसर आपका क्या जाएगा, अमोनिया, क्या जाएगा, अमोनिया। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आगे हम लोग डिस्कस करें। मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म विथ सेलेक्ट ऑप्शन। बेटा चलिए हम लोगों को थोड़ा सा पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझा दें। जो डिजीज़ होते हैं, डिजीज़ में आप एक पॉइंट याद रखना, कुछ डिजीज़ कैसे होते हैं, प्रोटोजोअन डिजीज़, कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो प्रोटोजोअन डिजीज़ होते हैं। प्रोटोजोअन डिजीज़ में आपको दो पढ़ने हैं, एक था एंटमीबा वाला, और एंटमीबा क्या काम करे, क्या काज करेगा, ये अमीबियासिस काज करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पेचिस या अमीबियासिस होता है, ठीक है। ये प्रोटोजोन हो गया। इसका दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं मलेरिया, प्रोटोजोन में दूसरा है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा, ये मलेरिया डिजीज काज करता है। मलेरिया क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ फीवर। किंग ऑफ फीवर कहने का मतलब क्या हो गया कि जो मलेरिया होता है इसके नाम में देखिए लिखा है माला एरिया। माला मतलब क्या होता है, बैड, एरिया मतलब एयर। तो ये पहले ऐसा माना जाता था, ये बैड एयर के कारण होता है, बट ऐसा है नहीं। तो क्यों, क्योंकि इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है, कॉजेटिव एजेंट हो जाएगा प्लाज्मोडियम। फिर इसके बाद आता है हेलमिंथ डिजीज। हेलमिंथ डिजीज, हेलमिंथ डिजीज कौन होते हैं भाई, हेलमिंथ डिजीज कौन कौन से पढ़ने थे आपको, एक तो पढ़ना था जिसको हम लोग फाइलेरियल डिजीज या फाइलेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलेरिया। फाइलेरिया किससे होता है, वुचरेरिया, ब्रोंकाफ्टी या मलाय। ये देखिए ये हो जाएगा हेलमिंथ डिजीज में। दूसरा क्या हो जाएगा, एस्केरियासिस होता है। क्या होता है, एस्केरियासिस। इसके बाद हम लोग बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज में कौन सा डिजीज हमको पढ़ना है, एक तो टाइफाइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टाइफाइड पढ़ना है। दूसरा निमोनिया, तो निमोनिया एंड टाइफाइड। तो आइए मैच करा लेते हैं। जो टाइफाइड होता है वो किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला के द्वारा। तो साल्मोनेला कहाँ पर है, ये वाला। तो ए का क्या हो गया, थर्ड हो गया। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये इसका मतलब कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। फाइलेरियासिस जिसको हम लोग वैचेरिया बोलते हैं, ये फर्स्ट हो गया। मलेरिया प्लाज्मोडियम हो जाएगा सेकंड। तो आंसर बेटा कौन सा मैच करा है हम लोगों का, पहला। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एस.एल. मिलर्स, मतलब कि जिसको हम लोग स्टैनले मिलर बोलते हैं, अमीनो एसिड मिक्सिंग द फॉलोइंग क्लोज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। इन्होंने बेटा क्या यूज किया था, तो आपको एकदम याद रखना है। मैंने आपको एक कोटेशन बता रखा होगा, जैसे देखिए ये माह, या अगर इसका उल्टा कर लेंगे तो हम हो जाएगा। माह का मतलब क्या हो गया, हम लोग इसको उल्टा कर लेंगे, मतलब जैसे ये यहाँ पर मेथेन हो गया, अमोनिया हो गया और हाइड्रोजन हो गया। मेथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन विथ वाटर वेपर। और इसके साथ साथ कितने डिग्री सेल्सियस पर, 800 डिग्री सेल्सियस पर इन्होंने काम किया था। और रेशियो क्या था, 2:1:2 का रेशियो था। 2:1:2 का मतलब क्या हो गया, मेथेन 2 रेशियो में था, अमोनिया 1 था, हाइड्रोजन 2 के रेशियो में था। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया विथ वाटर वेपर एट द 8 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो बेटा आपको ये बताना क्या था कि यहाँ पर देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू द 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए जैसे हम लोग ये जानते हैं कि बेस पेयरिंग, तो बेस पेयरिंग जब भी होती है एडेनिन के साथ किसकी होती है, थाइमिन की होती है, और साइटोसिन के साथ गुआनिन की होती है।
एडेनिन और ग्वानिन के बीच में कितने बांड होते हैं? यहाँ पर दिखाई देता है 2 हाइड्रोजन बांड। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बांड हैं? 3 हाइड्रोजन बांड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडेनिन जब भी पेयर करेगा किसके साथ? थाइमिन के साथ। अब यहाँ पर देखो एक वर्ड आता है और बहुत ही कंफ्यूज करता है कि कभी कभी क्या होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ नाइट्रोजनस बेसिस, कौन सा नाइट्रोजनस बेसिस नहीं है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। वो भी स्पेलिंग मिस्टेक है। ये देखो THIAMINE, THIAMINE एंड THYMINE। तो ये क्या होता है? THIAMINE ये होता है विटामिन B1, ये विटामिन B1 है। और ये क्या होता है? ये नाइट्रोजन बेसिस है। तो कभी कभी क्या होता है कि भाई कौन सा नाइट्रोजन बेसिस नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम लोग क्योंकि इसको भी थाइमिन पढ़ते हैं, इसको भी थाइमिन पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन सेम होने के कारण हम आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आंसर को प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ भी हमको देखना है। ये थाइमिन है, इसको थियामिन पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? विटामिन B1 होता है। ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4th करेक्ट हो जाएगा। मैच द रिस्पेक्ट टू द मियोसिस। मियोसिस में अब ये तो अब चलिए देखिए, जाइगोटीन हो गया, पैकिटीन हो गया, डिप्लोटीन हो गया, डाइकाइनेसिस हो गया, और एक होता है लेप्टोटीन। तो जब हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर मियोसिस का केस है, तो मियोसिस में क्योंकि यहाँ पर मियोसिस कर रहा है, तो जो मियोसिस 1 होता है, देखिए मियोसिस 2 होंगे, एक 1 होगा और ये 2 होगा। तो जो मियोसिस 1 होता है इसके 4 स्टेज हैं, या मियोसिस 2 के कौन कौन से होंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जो प्रोफेज 1 होता है, कौन सा? प्रोफेज 1। तो जो प्रोफेज 1 होते हैं इसके 5 सब स्टेजेज होते हैं, 5 सब स्टेजेज हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेज होते हैं। और तो 5 स्टेजेज का मतलब कि 5। अब इसके साथ साथ 5 क्या दिखाई देंगे? 5 कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिखाई देगी। तो इसके लिए मैंने आपको एक कोटेशन पढ़ा रखा था, या न्यूमेनिक था, आप जानते होंगे। ये था, लता जरा पानी दे दो। मतलब क्या हो गया? लता, लेप्टोटीन हो गया। अब क्योंकि लेप्टोटीन है नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? बस चाची टी, मतलब ये हो गया। आप इसको देखो, लेप्टोटीन के पास क्या हो जाएगा? बके फॉर्म या बुके फॉर्मेशन होगा। बुके फॉर्मेशन का मतलब क्या हो जाएगा? ये ऐसे आकर के अरेंज हो जाएंगे सारे डीएनए। जाइगो, इसके नाम में ही देखो, इसको जाइगोट समझो। जाइगोट का मतलब क्या होना? फ्यूजन होना होता है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्यूजन का मतलब होता है सिनेप्सिस हो जाना। सिनेप्स का मतलब क्या हो जाना? क्रोमोसोम का होमोलॉगस क्रोमोसोम की क्या हो जाना? पेयरिंग हो जाना। पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है? ये देखो, एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जब सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम होगी तो ये होमोलॉगस कहलाएगा। आर्म की लेंथ बराबर होनी चाहिए, सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम होनी चाहिए, मतलब एक जैसा अगर क्रोमोसोम है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो सिनेप्सिस। एक और वर्ड है बेटा सिनेप्सिस, हमेशा कंफ्यूज करता है सिनेप्स से। सिनेप्सिस ऑलवेज कंफ्यूज विद द किससे? सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है भाई? सिनेप्स 2 न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को बोलते हैं। सिनेप्स, जो सिनेप्स है वो क्या कहलाएगा? 2 न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होगा। तो इसका मतलब कि जाइगोटीन किससे मैच कर गया? जाइगोटीन का मतलब ए का 4 हो जाएगा, या ए का 4 हो गया। बी का देखते हैं, पैकिटीन स्टेज। पैकिटीन स्टेज बहुत फेमस है, क्या? क्रॉसिंग ओवर। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है पैकिटीन किससे रिलेटेड है? क्रॉसिंग ओवर से। इसका मतलब बी का 3rd हो जाएगा। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या हो जाएगा? टर्म क्याज्मा फॉर्मेशन या क्याज्मेटा का फॉर्मेशन होना। अब ये क्याज्मेटा क्या होता है भाई? जब दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसे मैच करेंगे ना, ये देखो ये ऐसे,
तो इनके बीच में एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जब ये धीरे धीरे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर के बाद ये हटने लगते हैं, तो हटने लगते हैं जब ये, तो यहाँ पर एक एक्स मार्क का क्या बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर जुड़ा रह जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ये कियाज्मेटा। कियाज्मेटा क्या होता है, एक्स मार्क का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो इसके किस स्टेज में होगा, डिप्लोइडिन। और डायकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, अब ये डायकाइनेसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मलाइजेशन। अगर बेटा टर्मलाइजेशन टर्म नहीं दिया गया है तो इसके लिए टर्म यूज करेंगे डी सिनेप्सिस। डी सिनेप्सिस, डी का मतलब क्या हो जाएगा, ये सिनेप्सिस का जस्ट उल्टा होता है। कौन सिनेप्सिस का उल्टा होता है, ये डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस सिनेप्सिस का उल्टा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मलाइजेशन। टर्मलाइजेशन का मतलब ये हो गया सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो आंसर मैच हो गया होगा, तो ये पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा करेक्ट पेयर है, पॉलीमरेजेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट। पॉलीमर, बेटा मैंने पहले ही बताया, पॉलीमराइज, पॉली मतलब क्या होना, मेनी, कॉपी बनाना। जब कॉपी बनाएगा तो ब्रेक थोड़ी ना करेगा, इसको तोड़ने का काम नहीं करेगा ये फ्रेगमेंट में। न्यूक्लियेजेज सेपरेट द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। न्यूक्लियेजेज टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, बेटा ये सेपरेट नहीं करना है, या सेपरेट करेगा भी तो कौन से बांड को तोड़ेगा, जैसे टर्मिनल बांड को तोड़ेगा या उसके बीच के बांड को तोड़ेगा। एक्सोन्यूक्लियेज मेक्स कट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डेंट। नो, क्योंकि ये एक्सोन्यूक्लियेज है, एक्सो मतलब क्या हो जाएगा, बाहर। तो ये जब भी काटेगा किसको काटेगा, डीएनए के टर्मिनल एंड को काटेगा, ठीक है, स्पेसिफिक पोजीशन से नहीं काटेगा। लाइगेज ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल। लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। मॉलिक्यूलर ग्लू का मतलब समझ रहे हो ना, उसको क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूलर ग्लू होगा वो दो डीएनए के मॉलिक्यूल को कनेक्ट करेगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, लाइगेज कनेक्ट करेगा किसको, दो मॉलिक्यूल डीएनए को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अच्छा, एसटीडीज के बारे में पूछ रहा है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो चलिए मैच कराते हैं। बेटा गोनेरिया ये सही है, गोनेरिया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मलेरिया, यहाँ पर बेटा जो एक्सेप्शन है वो कौन सा है, मलेरिया। मलेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। मलेरिया क्या होता है, ब्लड बार्न डिजीज है। ब्लड बार्न डिजीज का मतलब कि ब्लड के द्वारा ट्रांसमिट होता है ये। जेनाइटल हर्प्स या हर्पीज, ये सही है। एड्स, मलेरिया, फालेरिया, मलेरिया इसमें भी है बेटा, इसलिए गलत हो गया। कैंसर, एड्स, सिफिलिस, कैंसर बेटा यहाँ पर क्या नहीं है, कैंसर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ये आंसर यहाँ पर गलत हो गया, ये यहाँ पर गलत हो गया। गोनेरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, ये सब क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगा। तो बेटा आंसर आप कहाँ काट रहे हो, देखिए यहाँ पर मलेरिया, मलेरिया क्या है, ब्लड बॉर्न डिजीज है, यहाँ पर मलेरिया है, ब्लड बॉर्न डिजीज है। कैंसर है, कैंसर बेटा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गोनेरिया, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्प्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द एवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय द, अब इसका एक ही नाम है, वॉन बियर। वॉन बियर ने क्या कर रखा था, इसको बेटा क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर रखा था, डिस्प्रूव कर रखा था। ठीक है, वेलेस, चार्ल्स डार्विन, ओपेरिन। ओपेरिन क्या थे, कहाँ से बिलोंग करते थे भाई ओपेरिन, रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक बुक लिख रखा था, उसका नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन बहुत ही फेमस नाम है। चार्ल्स डार्विन साहब की जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ये बहुत ही फेमस था। वेलेस साहब को सपोर्ट करते थे, या वेलेस ने, या वेलेस या जो डार्विन थे, ये एकदम सेम इवोल्यूशनरी कंसेप्ट पर ये लोग पहुँचे हुए थे। ठीक है, आइए तो आंसर बेटा इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये स्टेम हो गया। स्टेम के अगर ये बेस से रूट एराइज होता है तो इसको हम लोग कौन सा रूट बोलेंगे, फाइब्रस रूट बोलेंगे। देखो आप ये टाइप रूट है, इससे जो रूट एराइज हो रहा है, यहाँ से जो रूट एराइज हो रहा है इसको हम लोग प्राइमरी रूट कहेंगे। ये रूट यहाँ से जो ब्रांचेज निकले रहे हैं इसको सेकेंडरी रूट कहेंगे। ठीक, अब प्राप रूट, जैसे मान लीजिए ये कोई स्टेम है, यहाँ से जो निकल रहा है इसको प्राप रूट कहेंगे। और फाइब्रस रूट जब भी इसके नोड के पार्ट से निकलेगा या बेस के पार्ट से निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट का जो एग्जांपल है, जैसे क्या हो जाएगा, वीट हो जाएगा, इन सब में पाया जाएगा फाइब्रस रूट।
अब देखो यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये एडवेंटिशियस रूट है या टैप रूट है। तो टैप रूट का मतलब कि मेन जब रेडिकल से राइज होता है टैप रूट है, रेडिकल के अलावा किसी और चीज़ से राइज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। बट जब ये बेस ऑफ द, क्या पूछा जाएगा, बेस ऑफ स्टेम कहलाएगा, तो तुरंत आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइब्रस रूट हो जाएगा। तो आंसर ये करेक्ट किया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। बेटा ये आपको ये पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पर एक वर्ड है इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो भी क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया जाता है, ये ले लिया क्या एगार का, यहाँ पर क्या बनाया गया, बेल, इसमें डीएनए को भर दिया गया, फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराया गया। जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराएंगे तो आपको ये पता है कि जो डीएनए होगा, डीएनए क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए क्या होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होगा। अब नेगेटिव चार्ज होगा तो किधर की ओर मूव करेगा, एनोड की ओर मूव करेगा। अब ये देखो, अब एक चीज़ देखो कि मूव कौन करेगा। जैसे मान लीजिए कोई दो एग्जांपल आप लीजिए, एक कोई बहुत पतला आदमी है और एक कोई मोटा आदमी है, तो कौन दूर तक जाएगा, कौन दूर तक जाएगा, जो पतला आदमी होगा दौड़ करके दूर तक जाएगा, और जो मोटे आदमी वहीं थक करके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल डीएनए का होगा वो कहाँ पाया जाएगा, ये पास में पाया जाएगा, यहीं पास पाया जाएगा। और जो स्मॉल डीएनए होंगे वो कहाँ जाएंगे, दूर तक जाएंगे, ये वो दूर तक जाएंगे। फिर इसको क्या किया जाएगा, इसको सेपरेट किया जाएगा, आइसोलेट कर लिया जाएगा, और इसको नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे लेके जाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग क्या होता है, ब्लॉटिंग में क्या होगा, सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, डीएनए को ब्लॉटिंग कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। बट आप यहाँ पर देखो, जैसे एक वर्ड याद रखो, स्नो ड्रॉप। इसका मतलब कि जो डीएनए है यहाँ, सॉरी, सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए, डीएनए के लिए। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके लिए, आरएनए के लिए। इसका मतलब कुछ भी नहीं है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए, प्रोटीन के लिए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए हो गया, प्रोटीन के लिए हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अगर पूछा जाता है सदर्न ब्लॉटिंग तो डीएनए के लिए। अब यहाँ पर क्या किया, जब इसको ये आइसोलेट कर लिया, फिर भी ये दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं इसलिए देगा क्योंकि भाई क्या होता है, डीएनए का मॉलिक्यूल छोटा होता है। अब उसको पहले कलर करेंगे। कलर किससे करेंगे, एथिडियम ब्रोमाइड से। फिर उस पर क्या करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे। तो अब ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है, तो फिर वो कलर्ड दिखाई देगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, तभी जाकर के वो विजुलाइज होगा। अब बेटा यहाँ पर देखो, जब भी याद रखना ये यूवी रेडिएशन को आपको याद रखना है, न कि क्या, देखिए एस्टोकार्मिन है, ये इसकी स्टेनिंग है, डीएनए की स्टेनिंग है एस्टोकार्मिन से। एथिडियम ब्रोमाइड इन द इंफ्रा रेडिएशन, ये गलत है। एस्टोकार्मिन इन अ ब्राइट ब्लू लाइट, नो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एथिडियम ब्रोमाइड इन अ यूवी रेडिएशन। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, यूवी रेडिएशन। चलिए, थैंक यू इसके लिए।